नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। माफिया अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी खबर है। हत्यारोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची है और हत्यारोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पहले से ही हो चुकी है। न्यायिक रिमांड पर पहले ही भेजा जा चुका है। न्यूज़ वन इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया और फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी इसे कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। अतीक अशरफ डबल मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी खबर। तीनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए टीम लेकर पहुंची और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख सकते हैं। चाक चौबंद व्यवस्था कोर्ट के बाहर भी देखने को मिली। पहले से ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, न्यायिक रिमांड पर तीनों आरोपी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और तीनों आरोपियों की रिमांड को लेकर कहीं ना कहीं आज पेशी में पक्ष रखा गया होगा और पुलिस कहीं ना कहीं जांच में लगातार आरोपियों के सामने कड़े सवाल रख रही है और जांच प्रक्रिया में भी लगातार तेजी लाई गई है। यूपी एसटीएफ सजग तौर पर कार्य कर रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोहरे हत्याकांड की, जहां एकाएक ये तीनों आरोपी पहुंचते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है अतीक और अशरफ के ऊपर, जिसके बाद इस पूरी वारदात में दोनों की मृत्यु हो जाती है। हत्यारोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार आपको अपडेट के साथ न्यूज़ वन इंडिया लगातार देता आ रहा है। एक तरफ तस्वीर जहां आज कोर्ट में पेशी होगी हत्यारोपियों की, और वहीं दूसरी तस्वीर अतीक अशरफ डबल मर्डर केस से जुड़ी। एक तरफ आप देख सकते हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, देखिए, माफिया अतीक अशरफ मर्डर केस यानी कि दोहरे हत्याकांड को लेकर आज कोर्ट में पेशी हत्यारोपियों की हो रही है। क्या ताजा जानकारी, क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कोर्ट रूम के अंदर तीनों आरोपियों को पेश कर दिया गया है और रिमांड की अवधि भी मंजूर कर ली गई है। लेकिन कितने दिन की रिमांड डिसीजन कोर्ट ने मंजूर की है, इसका फैसला भी सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट के चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। इसके अलावा कचहरी के गेट पर अगर हम बात करें तो कई लेयर में बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि अंदर जाने वाले लोगों के ऊपर निगाह रखी जा सके और कहीं पर कोई चूक ना होने पाए। क्योंकि जिस तरीके से इंटेलिजेंस के इनपुट आए थे कि पेशी के दौरान इन तीनों के ऊपर भी हमले हो सकते हैं, इसको देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। स्थानीय पुलिस है, सीआरपीएफ है, आरएफ है, सीएसपी के जवान तैनात किए गए हैं। नीलेश, जिस तरह से देखिए टीम का गठन कर दिया गया है ताकि इस पूरे दोहरे हत्याकांड की जांच की जा सके, और ऐसे में क्योंकि आज पेशी है और रिमांड भी पुलिस मांग सकती है आगे की जांच के लिए, क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी आपके पास? देखिए, जो एसआईटी की तरफ से रिमांड कर दी डाली गई थी, इस पर मंजूरी मिल गई है। लेकिन कितने दिन की रिमांड मंजूर की गई है, इसका फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। कुछ देर बाद फैसले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि कितने दिनों की रिमांड की अवधि दी गई है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तीनों आरोपियों को जब रिमांड कर लिया जाएगा तो कई आरोपियों से निकलवाने का प्रयास रहेंगे। जिस तरीके से अतीक और अशरफ के हत्याकांड हुआ, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम राजनेता उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या तो माफियाओं को मारकर। बिल्कुल नीलेश, ऐसे में जुडिशियल कस्टडी में तो पहले से ही तीनों आरोपी है, क्या कुछ अभी तक जांच में सामने आ पाया है? देखिए, अभी तक तीनों ने जो है अपने बयान जो दिए हैं उसमें कहा है कि वो लारे दुश्मनी की तरह जराइम की दुनिया में अपना कद बड़ा करना चाहते थे। लेकिन ये हकीकत नहीं हो सकती है क्योंकि पुलिस भी इस बयान से सहमत नजर नहीं आती है। जिस तरीके से उनके पास हाईटेक पिस्तौलें बरामद हुई हैं वो कई सवाल खड़े करती हैं
कि आखिर क्या वजह रही है कि इस तरीके की हाईटेक पिस्टलें इन तीनों आरोपियों को मुहैया कराई गई। सुंदर भाटी गैंग का नाम सामने आया, पंजाब के चड्डा गैंग का नाम सामने आया, गोरचंद सिंह का नाम सामने आया इस पूरे प्रकरण में। इसके अलावा लश्कर तैयबा और आईएसआई का नाम भी लगातार पूरे प्रकरण में जोड़ा जा रहा है। उर्दू मुस्लिम का भी नाम सामने आ रहा है कि कहीं उर्दू मुस्लिम ने अतीक अहमद और अशोक के साथ डबल क्रॉस तो नहीं किया है। इन तमाम पहलुओं पर जब रिमांड पर इन तीनों आरोपियों को लिया जाएगा तो इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी आखिर इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि ये जो आरोपी है तीनों, इनकी उम्र की बात की जाए तो 18 साल, 22 साल और 23 साल के उम्र के आरोपी है। तो ऐसे में इतनी बड़ी घटना कांड को अंजाम देने के लिए इनके पास इतनी महंगी पिस्टलें और हाईटेक पिस्टलें कहाँ से आई, रेकी कैसे कर रहे थे, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा था, होटल में रुकने के लिए कौन व्यवस्था करा रहा था। नीलेश, क्योंकि ऐसे में जो जांच प्रक्रिया इस वक्त तक की गई है, अभी तक जो खुलासे हो पाए हैं जिसमें कि व्यापारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, आगे भी कई ऐसे नाम हैं जिनके खुलासे हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अतीक और अशरफ ने पूछताछ में तमाम नामों को बेनकाब होने की बात कही थी, कई जगहों पर वो खुद जाकर जो है उन्होंने असलहे मुहैया बरामद कराए थे। उस दौरान देखा गया था कि पाकिस्तानी कारतूसें भी बरामद हुई थी, जो केस अब एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं उन लोगों को ये डर बता रहा था कि अतीक और अशरफ अगर पूरे मामले को खोल देंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बेनकाब हो गए, सफेद उस लोग भी बेनकाब हो गए जिनको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। और एक वजह ये भी हो सकती है अतीक और अशरफ के हत्याकांड की, दूसरी वजह कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है किस तरीके से जो है पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसके अलावा अगर देखें 3 शूटर थी तो 3 शूटरों में ही पुराना जो एक नाम है उसकी अगर हम बात करें तो उसके ऊपर 14 मुकदमे हैं और वो देवरिया जेल में सुंदर भाटी से मुलाकात की थी। उसके बाद वो पश्चिमी यूपी में गया जहाँ फौजी से उसकी मुलाकात होती है और देवरिया जेल के अंदर ही उसकी मुलाकात लौलेस से होती है। और लौलेस और ये ठीक है, बाहर ठीक है नीलेश, नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर। आईएसआई के खालिस्तान कनेक्शन से मंगवाता था AK-47। 21 फरवरी को एनआईए ने 72 जगहों पर की थी छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में रेड हुई थी। और इसके साथ साथ ये बड़ी खबर इसलिए भी आई थी क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकी संगठन के साथ सांठगांठ देखी गई। आईएसआई से अतीक के गैंग को आरडीएक्स की भी सप्लाई मिलती थी और सप्लाई की जाती थी। आईएसआई लश्कर तैयबा करता था हथियारों की सप्लाई और अतीक के पास से कहीं ना कहीं ये जो हथियार है इनके ठिकानों से बरामद किए गए हैं। कई जगहों पर छापेमारी की गई। असलाहा पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाता था और जिस तरह से जिक्र अतीक अहमद ने भी किया था, आईएसआई की परतें भी खोली थी कि कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों से सांठगांठ अतीक अहमद की थी और गैंग के सदस्यों की थी। इसके साथ साथ सबसे खास बात यह भी रही कि इस दोहरे हत्याकांड में जो हत्यारोपियों ने पिस्टल का इस्तेमाल किया था, ऑटोमेटिक पिस्टल यानी कि जुगाना पिस्टल, जो कि मेड इन तुर्की पिस्टल थी। फिलहाल ये जानकारी है कि फिलहाल ये भारत में बैन है पिस्टल, इसके बावजूद भी ये मुहैया हो पाई हत्यारोपियों को भी। आईएसआई के खालिस्तान कनेक्शन का भी जिक्र इसमें हुआ है। आईएसआई का खालिस्तान समर्थन भी अतीक अहमद को मिला हुआ था। लश्कर तैयबा हथियारों की सप्लाई करता था और आतंकी संगठनों से हथियार मुहैया होते थे। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों रेड हुई थी और 72 जगहों पर छापेमारी की गई थी एनआईए द्वारा। आईएसआई के खालिस्तान कनेक्शन से मंगवाता था AK-47, तमाम जो हथियार, पिस्टल्स और अन्य जो आतंकी संगठनों से मंगाए गए हथियार, इन सबों की पुष्टि हो पाई है।
और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए। नीलेश, देखिए, माफिया अतीक अहमद से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। जैसा कि पहले भी जिक्र होता आया है, आतंकी संगठनों से अतीक अहमद की सांठगांठ पहले भी किसी से छुपी हुई नहीं है। आईएसआई के कनेक्शन को भी हमने देखा और अब कहीं ना कहीं हथियारों की सप्लाई भी अतीक को आतंकी संगठन करते थे। शायद हमारा संपर्क नीलेश से नहीं बन पाया है, दोबारा से संपर्क साधेंगे। इस बीच आपको लगातार ये बता रहे हैं, माफिया अतीक अहमद का जो ये हत्याकांड हुआ और बड़ी खबर माफिया अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी है। बड़ी खबर है, हत्यारोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, तीनों आरोपियों की रिमांड मंजूर हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट से बाहर निकले तीनों आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ वन इंडिया पर, जो कि तीनों हत्यारोपियों से जुड़ी हुई है। हत्यारोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में पेशी के बाद अब रिमांड को मंजूरी मिल गई है। तीनों आरोपियों की रिमांड अब मंजूर कर दी गई है। कोर्ट से बाहर निकले तीनों आरोपी, तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद आप देख सकते हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई है, कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर भी। और कोर्ट रूम में कहीं ना कहीं जिस तरह से ये अब बड़ी अपडेट कोर्ट रूम से सामने आई है, अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। दोहरा हत्याकांड हुआ, माफिया ब्रदर्स को मौत के घाट इन तीनों ने उतारा। हत्यारोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद और तीनों आरोपियों की रिमांड मंजूर हो गई है। कोर्ट रूम से बाहर निकले हैं तीनों आरोपी, तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। नीलेश, देखिए, रिमांड मंजूर हो गई है तीनों आरोपियों की, आगे क्या कुछ जांच में इससे तेजी लाई जा सकी? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले ही तीनों आरोपियों को कोर्ट रूम से पुलिस लेकर निकल गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में तीनों आरोपियों को निकाला गया है। करीब 7 से 8 गाड़ियों का काफिला था। इसी बीच में इन तीनों आरोपियों की गाड़ी थी, उस काफिले को निकाल दिया गया है। फिलहाल जो रिमांड की अर्जी है उसको मंजूर कर दिया गया है, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि कितने दिनों की रिमांड कोर्ट की तरफ से मंजूर की गई थी। रिमांड मंजूर करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और शाम तक जो है कितने दिनों की रिमांड मंजूर हुई है उसका फैसला सुनाया जाएगा। बिल्कुल नीलेश, और ऐसे में आप वहां पर जायजा लेकर आए हैं, वहां पर कोर्ट में आपकी मौजूदगी भी रही। किस तरह की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? तीनों हत्यारोपियों को जब कोर्ट में पहले दाखिल किया गया, उसके बाद अब कोर्ट से बाहर निकले हैं, किस तरह की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए, कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिस तरीके से इनपुट मिल रहा था कि इन तीनों आरोपियों के ऊपर भी हमले हो सकते हैं, उसको देखते हुए आ रहे हैं और प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगाई गई थी और सीएससी के जवान भी तैनात थे ताकि कहीं पर कोई चूक ना होने पाए। और कोर्ट में जो है सुरक्षित पेशी कराने के बाद रिमांड की जो अर्जी डाली गई है उसके बाद रिमांड दी जाए, उसके साथ साथ पूछताछ शुरू की जाए। तो फिलहाल जो है कोर्ट में पेशी के बाद तीनों आरोपियों को निकाल दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, बाकायदा स्पॉट करके गाड़ियां तीनों आरोपियों को लेकर यहाँ से निकल गई है। लेकिन नीलेश, बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से भी सांठगांठ का जिक्र सामने आ पाया है अभी तक, और कहीं ना कहीं आईएसआई, लश्कर तैयबा, इन सभी का जो जिक्र हुआ है अभी तक अतीक अहमद की तरफ से भी। और कहीं ना कहीं अब जब हथियार हम सामने देख पा रहे हैं, तमाम हथियार भी इस्तेमाल किए गए, जुगाना पिस्टल का इस्तेमाल इन हत्यारोपियों ने भी किया जो कि बैन है, इससे क्या कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आईएसआई का लश्कर निकलकर सामने आया है, लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन का भी इस पूरे मामले में रोल रहा है, तो ऐसे में जाना और गिरसान पिस्टलों से हत्या कराना एक बड़ी साजिश के तहत इशारा करता है कि जो गिरसान और गिरसान पिस्टल की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और ये काफी महंगी पिस्टलें होती हैं। 7 से 10 लाख रुपए की कीमत होती है और 15 से 17 राउंड मैगजीन की कैपेसिटी होती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई पिस्टलों की अगर हम बात करें तो महज 9 कैपेसिटी वाली ये पिस्टलें होती हैं, जो अगर लगातार एक मैगजीन को फायर कर दिया जाए तो उसके बाद जो पिस्टल में राउंड फंस जाते हैं। लेकिन जिगाना और गिरसान पिस्टल की बात करें तो इनका निशाना भी अचूक होता है, उसके साथ साथ एक साथ 17 राउंड फायर किए जा सकते हैं। उसके बाद दोबारा मैगजीन लगाकर फिर फायर किया जा सकता है और वो भी बिना किसी पिस्टल में खराबी के। तो जाहिर सी बात है बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है अतीक और अशरफ का जो ये
मर्डर हुआ है उसमें ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ से कुछ लोगों को ये डर था कि कहीं उनके नाम वो बेनकाम न कर दें, जिससे बिल्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तमाम जो है सफेद पोस्ट नेता भी हो सकते हैं, उसके अलावा लश्करे और लश्करे तैयबा की बात करें, आईएसआई की बात करें, उनके एजेंट भी हो सकते हैं कि कहीं ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वही माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को हत्या हो गई थी। वहीं धीरे धीरे अतीक के तमाम राज बेपर्दा हो रहे हैं। किस तरह वो अपने जुल्म को, कारोबार को चलाता था और काली कमाई करता था, इस रिपोर्ट के जरिए आपको परत दर परत उसके गुनाहों की काली दास्तां आपसे रूबरू करेंगे। अतीक की माफियागिरी की अंतहीन दास्तां, चुनावी दंगल के लिए गुंडा टैक्स खत्म, डॉन के आतंक का वायरल सच, अतीक की धमकी का व्हाट्सएप चैट। अतीक और उसके आतंक का द एंड हो चुका है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे अतीक के खौफ की नई तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। इस बात का पहला सबूत ये व्हाट्सएप चैट है। दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट माफिया अतीक ने मुस्लिम खान को भेजा था। वायरल हो रही इस चैट में माफिया अतीक पैसे वापस लेने की धमकी दे रहा है। इसके साथ ही बता रहा है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अतीक ने अपने बेटों असद और उमर को पैसे देने के लिए कहा था। अतीक ने कहा था कि जल्दी हालात बदल जाएंगे। अतीक ने इस चैट में यह भी कहा था कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। अतीक और अशरफ के शूट आउट के बाद एक तमाम कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया ने आज आपको दिखाया कि किस तरीके से अतीक अहमद जेल के अंदर से व्हाट्सएप चैट कर रहा है। व्हाट्सएप चैट किसी मुस्लिम साहब से करने का मामला सामने आया है, जिसमें मुस्लिम को अतीक ये कहता हुआ लिखता है कि जो पैसे उसने लिए हैं वो वापस कर दे। कहीं ना कहीं उन पैसों का इस्तेमाल उसने चुनाव में करने की बात व्हाट्सएप चैट में लिखी थी। हालांकि वो व्हाट्सएप चैट अब सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया चैनलों पर वायरल हो रही है। हालांकि इस सोशल मीडिया चैट से, व्हाट्सएप चैट से तमाम गुत्थियां भी सुलझती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम अतीक का खास था और उसी गुड्डू मुस्लिम की चैट अब बाहर आई है, जिसमें तमाम तरीके के सवाल अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम से पूछता हुआ नजर आया है। अब देखना होगा कि चैट सामने आने के बाद पुलिस इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया अपनी देती हुई नजर आएगी। माफिया अतीक अहमद ने एक और तरीका इजाद किया था अपने जुल्म के साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। अतीक चुनाव लड़ने के लिए गुंडा टैक्स वसूलता था। अतीक दो तरह की पर्ची बड़े कारोबारियों, बिल्डरों को देता था। एक पर्ची गुलाबी होती थी तो दूसरी पर्ची सफेद रंग की। गुलाबी पर्ची का रेट 3 लाख से 5 लाख तक होता था, जबकि सफेद पर्ची का रेट 5 लाख से ऊपर हुआ करता था। रकम कैश में नहीं ली जाती थी, रकम सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कराया जाता था। चुनाव टैक्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अतीक के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। बाहुबली माफिया अतीक के अतीत की कहानी कुछ ऐसी है कि जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आते थे, अतीक का वसूली गैंग सक्रिय हो जाता था। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, हर चुनाव के दौरान अतीक का वसूली गैंग ऐसे सक्रिय होता था जैसे अतीक के लिए वो धन उगाही करने निकला हो। बाकायदा 2 तरीके की पर्चियां बनाई गई थीं। गुलाबी पर्ची की बात करें तो 3 से 5 लाख रुपए उस व्यक्ति को देने होते थे जिसके पास अतीक गुलाबी पर्ची भिजवाता था। बाकायदा अकाउंट में उस रकम को लिया जाता था। वहीं सफेद पर्ची की अगर हम बात करें तो 5 लाख से ऊपर की रकम उन लोगों को चुकानी पड़ती थी जिनके पास अतीक सफेद पर्ची भिजवाता था। कहीं ना कहीं अब उस पर्ची के खेल का भी पर्दाफाश हुआ है और अतीक धीमे धीमे बेनकाब हो रहा कि कैसे उसने जरायम की दुनिया में अपनी मजबूत जड़ें कायम की थी। वहीं डॉन अतीक की मौत के बाद उसकी इस काली कमाई पर अतीक कुनबे के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता अतीक के धंधों को समेटने और फरारी में काली कमाई को बचाने में जुटी है, ताकि अतीक की काली कमाई पर कोई कब्जा न कर ले। लेकिन देखना ये होगा कि अतीक को लेकर अभी और कितने राज हैं जो खुलने बाकी हैं। न्यूज़ वन इंडिया के लिए प्रयागराज से नीलेश चौहान की रिपोर्ट।
वही देश में कोरोना को लेकर पहली बार लॉकडाउन कब लगा, शायद ही किसी को याद होगा। हम सब कोरोना काल में ही की गई सावधानियों को भी अब भूल चुके हैं, ये भी सच है। आज हम कोरोना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या फिर उसी खतरे की तरफ इशारा कर रही है, जिस खतरनाक मंजर से हम अभी तक पूरी तरीके से बाहर भी नहीं आ सके। देखिए खास रिपोर्ट। खबरदार, किलर वायरस की बढ़ी रफ्तार। फिर लौट आया किलर कोरोना। कोरोना का वार, मरीज 60,000 के पार। कहर बनकर लौटा कोरोना, फिर डरा रहा कोरोना। महामारी से मुकाबला कितने तैयार हैं हम? लॉकडाउन का दौर हो या अनलॉक का आगाज, जिस कोरोना ने देश में कोहराम की कहानी शुरू की थी, उसका अंत होता नहीं दिख रहा है। वो फिर लौट आया है, एक बार फिर कहर बरपाने लगा है। एक बार फिर अस्पतालों में इसका खौफ दिखने लगा है। देश का कोरोना मीटर पहले ही आपको नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन इससे पहले भी देश में कोरोना केस की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। इसके बाद इस महामारी ने पूरे देश को अपने जाल में लपेटा और हजारों लोगों को अपने आगोश में लेकर मौत का तांडव दिखाया था। उस मंजर को याद करते ही आंखें नम हो जाती हैं। शायद ही देश में कोई ऐसा हो जिसने किसी अपने को न खोया हो, और अपनों को खोने का दर्द हम और आप अच्छे से जानते हैं। कोरोना महामारी में कई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में एक के बाद एक मौत होती चली गई। कहीं पति पत्नी ने कोरोना से दम तोड़ा, तो कहीं माँ बेटे ने। ऐसे में कोरोना महामारी ने इन परिवारों से अपनों को जुदा किया। चारों तरफ जलती लाशें, चीत्कार और झंझावातों ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 27 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब देश में नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 60,000 के पार पहुंच गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,111 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 6,313 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 27 मौतों के बाद कोरोना की वजह से देश भर में मरने वालों की संख्या 5,31,141 पहुंच चुकी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं, ताकि इस महामारी के असर को बेअसर किया जा सके। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि अगर हम अभी से सावधान नहीं हुए तो हम फिर से एक बार उसी भयानक दशा और दिशा में पहुंच जाएंगे। सावधानी ही इससे बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। ऐसे में हम सबको एक बार फिर से कोरोना के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई हम सबके लिए नई नहीं है। हम पहले भी इस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। कोरोना वायरस से बचने के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सरकारी गाइडलाइन का फॉलो करना बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से राजधानी में कोरोना के 97 संक्रमित मरीज मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे अधिक 19 संक्रमित अलीगंज इलाके में मिले हैं। इसके साथ साथ चिन्हट में 17, सरोजनी नगर में 12 और आलमबाग में 11 मरीज मिले हैं। सिल्वर जुबली में 10, कैसरबाग में और इंदिरा नगर, नवल किशोर रोड इलाके में भी 6 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इसी के साथ फिलहाल 10 के एजेंडे में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।